हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लक्स ऑफ नॉन प्लेनर सरफेसेस। फ्लक्स ऑफ नॉन प्लेनर सरफेस। देखिए मैंने आपको कहा कल हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा था प्लेन सरफेस का, आज हम पढ़ेंगे नॉन प्लेनर सरफेस। एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। मैंने कहा फ्लक्स निकालना तो सबसे पहले एरिया देना पड़ेगा। मैंने आपको एक हेमिस्फेरिकल एरिया दे दिया और क्या देना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इस तरह का स्ट्रेट, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये ऐसे जा रहा है ऊपर, यहां से ऐसे। अब देखिए अगर हमें फ्लक्स लिखना है तो हमें एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, और अगर ये नॉन प्लेनर सरफेस है तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन में इधर बनेगा, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा एरिया वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर लेते हैं, सेंटर से मिलाएंगे इसको बाहर की तरफ, ये हो गया डीएस। मान लो यहाँ E1 है और थीटा जो यहां का है वो θ1 है। तो पहले पॉइंट का फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, E1 ds cos θ1। ये इस पहले पॉइंट का फ्लक्स हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है हमारा, तो इस दूसरे पॉइंट का एरिया वेक्टर कैसे बनेगा इस छोटे से एरिया को सेंटर से मिलाएंगे, ये हमारा डीएस वेक्टर होगा। मान लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, मैं जनरल फार्मूला बनाने चाह रहा हूं, और यहां एंगल कितना है, θ2 है। तो इस दूसरे पॉइंट का फ्लक्स कितना होगा, E2 ds cos θ2 प्लस, अब देखिए इस तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां E भी ऊपर है और ds भी ऊपर, E को E3 कह देते हैं और ds को ds ही कह देते हैं, और एंगल θ3 जो कि 0 है, मान लिया एक बार हम उसको θ3 कह देते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इस तीसरे पॉइंट का, E3 ds cos θ3। तो इसी तरह चौथे पॉइंट का, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें सबका फ्लक्स लिखेंगे, और सारे फ्लक्स को हम लगातार क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। और लगातार जोड़ को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी बजाय हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहले का फील्ड E1, किसी का E2, किसी का E3, किसी का E4, जनरल रूप में मैं उसे E बोल देता हूं, ds को ds और cos थीटा, कहीं θ1, कहीं θ2, कहीं θ3, कहीं θ4, जनरल मैंने नाम दे दिया थीटा, और उन सब का क्या करना है, जोड़, और लगातार जोड़ को मैंने कह दिया इंटीग्रेशन। तो बच्चों फ्लक्स का फार्मूला बना, अगर नॉन प्लेनर सरफेस है, अगर कैसी सरफेस है, नॉन प्लेनर सरफेस है, तो हम फ्लक्स का फार्मूला यूज करेंगे E ds cos θ। अभी यहां समझने की बात यह है, जो आपने स्मॉल एरिया लिया है ds, उस पॉइंट के ऊपर जो ds आपने लिया है उस ds के ऊपर E देखना है, जितने भी चार्जेस हो उन सब का मिला के E, और वो ds जिस पॉइंट के ऊपर आप फ्लक्स देखना चाह रहे हो, जिस स्मॉल एरिया के ऊपर आप फ्लक्स देखना चाह रहे हो, और ds और E पे उस पॉइंट के ऊपर क्या देखना है, एंगल देखना है। अब बात आती है कि अगर, तो क्या फ्लक्स का ऑलवेज वैलिड फार्मूले की बात करूं तो मैं यही है, E ds cos θ का इंटीग्रेशन। इसी से वो बनता है, अगर हमारा एरिया प्लेन हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, एरिया प्लेन हो जाए, तो इस पॉइंट का ds 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 हर जगह देखिए ds सब कहां होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, यूं ऐसे होंगे ds। और मान लो मैं कह दूं E इस तरह से है, और यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी थीटा है, और यहां भी थीटा है, तब क्या होगा बच्चों, देखिए अगर आपका E कांस्टेंट है, ये जो E दिया है, यहां भी E है, और यहां भी E है, और यहां भी E है, मतलब हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, तो ये E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। थीटा भी हर जगह अगर क्या है, सेम, प्लेन एरिया होगा तो सेम होगा, E की डायरेक्शन फिक्स, एरिया प्लेन, ds की डायरेक्शन भी फिक्स, तो एंगल भी फिक्स हो जाएगा। तो cos थीटा भी इंटीग्रेशन से कहां आ जाएगा, बाहर, और इंटीग्रेशन बचेगा किसका, ds का। ये ds सारे ऊपर है, तो सारे ds के जोड़ को हम कहेंगे A, और फार्मूला बन जाएगा फ्लक्स का बच्चों EA cos θ। तो अब आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं कि ये ऑलवेज वैलिड फार्मूला है, ये इसी का केस है जो मैंने कल पढ़ाया था। तो कहने का मतलब है कि अगर एरिया नॉन प्लेनर हो तो आप फ्लक्स का फार्मूला लिखिए E ds cos θ इंटीग्रेशन एंड सॉल्व दिस इंटीग्रेशन।
कैसे सॉल्व होगा ये अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन इतनी बात समझ लें कि फ्लक्स का फॉर्मूला ईडीएस cos थीटा का इंटीग्रेशन है अगर आपका एरिया नॉन प्लेनर है, और अगर प्लेनर हो जाए और ई कांस्टेंट हो जाए तो ई ए cos थीटा बनेगा। तो ये भी याद रखें कि ई ए cos थीटा कब लगा सकते हैं। ई ए cos थीटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फ्लक्स के लिए ई ए cos थीटा फॉर्मूला आप केवल तब लगा सकते हैं जब ई आपका कांस्टेंट हो, वैल्यू भी फिक्स, डायरेक्शन भी फिक्स, एरिया आपका कांस्टेंट हो और थीटा भी आपका कांस्टेंट हो, तब आप यूज कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। देखिए अब बात करते हैं कि सर अगर हमारा एरिया नॉन प्लेनर हो और हमें फाई इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाना हो, ईडीएस cos थीटा का फार्मूला लगाना और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो, तो ये सॉल्व कैसे होगा। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे से ट्राई करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमें बहुत गजब चीज बताएगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन समझिए क्या है। एक पॉइंट चार्ज क्यू है और उसके चारों तरफ अगर मैं फ्लक्स पूछना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या देना पड़ेगा। अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं फ्लक्स पूछना चाहता हूं तो मुझे एरिया पता होना चाहिए, मुझे फील्ड पता होना चाहिए। और फील्ड किसका होता है? चार्जेस का। तो या तो एक चार्ज का फील्ड होगा, या दो का होगा, या तीन का होगा, या चार का होगा। तो मैं एक बार सिंपल क्वेश्चन लेता हूं कि एक क्यू चार्ज है और उसके चारों तरफ एरिया कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको दिया है स्फेरिकल एरिया। क्यू चार्ज है और एक आपके पास स्फेरिकल एरिया है, स्फेरिकल शेल है, और जिसकी रेडियस आर मैंने आपको दे रखी है। और मेरा सवाल ये है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो आप मुझे बताइए इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स जा रहा है। पहली बात तो ये नॉन प्लेनर एरिया है और हमें बताना है फ्लक्स किसका, इस पूरे स्फीयर का, पूरे स्फीयर का फ्लक्स बताना है। तो याद करिए हमारा तरीका क्या था। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया गिवन होना चाहिए, गिवन है। फील्ड पता होना चाहिए, पता है। हमें क्या चाहिए, नॉन प्लेनर एरिया है तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे ईडीएस cos थीटा का इंटीग्रेशन, ईडीएस cos थीटा का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। अब आप जरा देखिए डीएस क्या है, जो स्मॉल एरिया हम इसके ऊपर लेंगे वो डीएस है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, डीएस। और डीएस की डायरेक्शन कहां होगी, सेंटर से मिलाएंगे बाहर। ई भी कहां है, बाहर। ई भी बाहर, डीएस भी बाहर। तो इस पॉइंट के ऊपर देख लिया तो एंगल हमें पता दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि हमारा एंगल कितना है, 0 है। इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां ये डीएस होगा और ई भी बाहर होगा और डीएस भी बाहर होगा। इस पॉइंट पे आ जाए तो ये डीएस होगा, ई भी बाहर होगा और डीएस भी बाहर होगा। तो एंगल हर पॉइंट के ऊपर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में कितना है, 0 है। क्लियर होगी ये बात सभी को। हाँ, डीएस आप सर्कुलर लें, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर लें या फिर स्क्वायर लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत स्मॉल होता है। डी लगाने का मतलब ही होता है एरिया बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो ये एंगल हर पॉइंट के ऊपर 0 है। अब बात करते हैं फाई इज इक्वल टू क्या बचा फिर, cos 0 1 हो गया, ईडीएस का इंटीग्रेशन। अब ये ईडीएस का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, देखिए पहले ये चेक करते हैं ये ई है कौन। जो डीएस हम लेते हैं उस डीएस के ऊपर टोटल फील्ड होता है, टोटल फील्ड होता है। तो ये जो डीएस है इस चार्ज की वजह से इस डीएस के ऊपर फील्ड है, और ये कितनी दूरी पर है, ये डीएस आर दूरी पर है। तो यहां जितना फील्ड है उतना ही यहां है, क्योंकि ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी वही है। यहां जो डीएस होगा उसके ऊपर भी वही फील्ड होगा, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही। जरूर ये फील्ड जो है वो वेरिएबल है। देखिए आपको मैं बताना चाहूं कि जो पॉइंट चार्ज का फील्ड है यहां हाई होता है, यहां लो, लो, आगे लो होता जाता है। लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें देखना है हमारे डीएस के ऊपर फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो हमारा जो डीएस है उन सारे डीएस के ऊपर फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सारे डीएस चार्ज से बराबर दूरी के ऊपर है। तो ये ई कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा किसका, डीएस का। देखिए ये रिजल्ट बहुत ही, इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से समझिए। डीएस का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो पहले तो ई की वैल्यू बताता हूं तुम्हें क्या है। क्यू चार्ज से आर दूरी का फील्ड था और वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डीएस का इंटीग्रेशन। डीएस का इंटीग्रेशन, ये डीएस, ये डीएस, ये डीएस, ये डीएस, सारे डीएस जोड़ेंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। सारे डीएस अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर का जो एरिया है वो बच्चों हम सभी जानते हैं
4 पाई आर स्क्वायर। तब आप देखिए इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया और हमें रिजल्ट मिला क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर से जाने वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज ये स्फेरिकल सरफेस थी, इसके अंदर क्यू चार्ज था, तो इस स्फेरिकल सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो है अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। आप कहते हैं सर कि थोड़ा और बताइए गॉसेस लॉ के बारे में, तो सुनिए, अगर मैं कहूं कि मैं इस रेडियस को क्या कर दूं बच्चों, डबल कर दूं और ये स्फीयर ऐसा ले लूं, तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा? तो देखिए बड़े आसान से नॉर्मल से मैथमेटिकली समझाता हूं। आप ये आर डबल कर दोगे तो यहां भी आर डबल हो जाएगा, 2r पुट होकर यहां भी 2r पुट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। और आप फिजिकली भी देख सकते हैं, जो लाइनें इसमें से जाएंगी वही तो दूसरे स्फीयर में से जाएंगी। कहने का मतलब जो फ्लक्स इस पहले स्फीयर का आएगा वही दूसरे का आएगा। तो गॉसेस का कहना है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो स्फीयर की रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टोटल फ्लक्स जो है वो स्फीयर की रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब आप कहोगे सर कि अगर हम इसकी शेप बदल दें तो, एक गजब बात, आप स्फीयर की बजाय यूं कह दो सर ऐसी शेप ले लूं मैं, तो टोटल फ्लक्स बदलेगा या नहीं बदलेगा? हाँ, एक कम होगा। अब अगर हमने ये स्फीयर ऐसा ले लिया तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड ज्यादा हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड, इस डीएस के ऊपर फील्ड कम होगा, इस डीएस के ऊपर फील्ड ज्यादा होगा, इस डीएस के ऊपर फील्ड अलग होगा। मतलब ये ई वेरिएबल हो जाएगा, ई वेरिएबल हो जाएगा, तो ये ई इंटीग्रेशन से कहां नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन गजब बात है कि ई भी वेरिएबल, थीटा भी क्या हो जाएगा उस केस में, थीटा भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ये अगर हम नॉन प्लेनर बिल्कुल अजीब सी शेप ले लेंगे, स्फेरिकल ना लेकर कोई और शेप ले लेंगे, तो हमारा ई भी वेरिएबल हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट अलग अलग दूरी पर होंगे। एंगल भी हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग, कहीं पे तो एंगल θ1 होगा, कहीं पे θ2 होगा। तो कहने का मतलब एंगल भी वेरिएबल हो जाएगा, ई भी वेरिएबल हो जाएगा, इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा पर नामुमकिन नहीं। इस इंटीग्रेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं जब ये वेरिएबल हो, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि तब भी हम इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और गजब बात यह है कि सॉल्व करने के बाद रिजल्ट यही आता है। तो कहने का मतलब है टोटल फ्लक्स किसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये जो हमने चार्ज के चारों तरफ शेप मानी है, जो क्लोज्ड एरिया माना है, उस क्लोज्ड एरिया की शेप के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है ये बात? तो हम कह सकते हैं कि गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है कि अगर आपके पास किसी भी शेप की कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो और आपको क्लोज सरफेस का क्या लिखना हो, फ्लक्स लिखना हो। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, गॉसेस लॉ बड़े ध्यान से सुनिए। किसी भी तरह की, किसी भी शेप की, किसी भी साइज की क्लोज्ड, ध्यान दें, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। क्लोज्ड सरफेस हो और उस सरफेस का आपने क्या लिखना हो, उस सरफेस के अंदर से जाने वाला टोटल फ्लक्स लिखना हो। तो फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर के क्या, देखिए जैसे इस केस में अगर मैं आपसे टोटल फ्लक्स पूछूं, तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाऊं तो इस तरह की होंगी बच्चों, कुछ इस तरह की होंगी। देखिए जब आप टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो केवल अंदर अंदर के चार्ज पुट कर देना, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर का चार्ज नहीं देखना। आप कहोगे सर बाहर का चार्ज क्यों नहीं रखा, तो मैं बता दूं बेटा, जो बाहर का चार्ज है, बाहर के चार्ज का फ्लक्स आया और चला गया, तो जितना उसका क्या बना, नेगेटिव फ्लक्स बढ़ा, उतना उसका पॉजिटिव बन गया, और टोटल फ्लक्स में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो है। इसलिए जब हम क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो केवल कौन से चार्ज देखने हैं, अंदर के चार्ज, और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, टोटल फ्लक्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।